राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के तत्वाधान में मैं पूनम गौंड राजकीय इंटर कॉलेज पुरवाला दोगी से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 8 विषय विज्ञान के अंतर्गत अध्याय 12 कोशिका संरचना तथा प्रकार्य का अध्ययन करेंगे। आज की कक्षा में निम्नलिखित बिंदु सम्मिलित किए गए हैं। कोशिका की खोज, कोशिका की संख्या, कोशिका की आकृति, कोशिका संरचना एवं प्रकार्य, कोशिका के भाग, पादप एवं जंतु कोशिका की तुलना। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। उन्होंने कॉर्क यानी कि जो लकड़ी का होता है, तने का एक भाग है, उसका जब उन्होंने माइक्रोस्कोप या फिर सूक्ष्मदर्शी में अध्ययन किया तो उन्होंने कुछ इस प्रकार का संरचना देखी, इस प्रकार की संरचना को देखा जिसमें उन्होंने बहुत सारे कोष्ठक देखे। कुछ इस प्रकार से दिखाई देते हैं। इन कोष्ठकों को उन्होंने कोशिका नाम दिया। ये जो चैम्बर्स, उन्होंने ये जो कोष्ठक आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक इसी प्रकार के कोष्ठक आपने मधुमक्खी के छत्ते में भी देखे होंगे। मधुमक्खी के छत्ते में भी आपको कुछ इस प्रकार की ही संरचना दिखाई देती है। तो रॉबर्ट हुक को भी इसी प्रकार की संरचना उस कॉर्क में अध्ययन करने पर दिखाई दी और उन्होंने इस प्रत्येक कोष्ठ को, इस बक्से को कोशिका नाम दिया। कोशिका जिसे आप सेल कहते हैं। बच्चों, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, यहाँ पर ईंट की एक दीवार का चित्र दिखाया गया है जिसमें एक एक ईंट से मिल करके ये पूरी दीवार बनी हुई है। आपने अपने घर में देखा होगा कि जो दीवार होती है एक एक छोटी छोटी ईंटों से मिलकर के बनती है। इसी प्रकार दीवारें जो होती हैं वो मकान बन जाते हैं। आपने देखा इसमें कि एक एक ईंट जुड़ करके पूरी दीवार बना रही है। इसी प्रकार से प्याज की झिल्ली में भी आपको इसी प्रकार की संरचना यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। तो यहाँ पर प्याज की झिल्ली का जब अगर आप सूक्ष्मदर्शी या फिर माइक्रोस्कोप से अध्ययन करेंगे तो उसमें भी आपको इस प्रकार से लेयर्स दिखाई देती हैं। अगर इन लेयर्स को आप देखें तो यहाँ पर ये कंपार्टमेंट है उसी प्रकार के जिस तरह के आपको मधुमक्खी के छत्ते में भी दिखाई दे रहे थे। तो यहाँ पर इसको आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ दीवार आपको दिखाई दे रही हैं। ये जो दीवारें हैं इसको हम कोशिका भित्ति कहते हैं और इसके अंदर जो आपको यहाँ पर बिंदु दिखाई दे रहे हैं ये इस कोशिका के अंदर केंद्रक है, इसे आप केंद्रक कह सकते हैं। तो ये कोशिका के अंदर उपस्थित होता है और कोशिका के बाहर जो लेयर दिख रही है आपको, यानी कि जो यहाँ पर आपको भित्ति दिख रही है इस प्रकार से, तो इसको हम कोशिका भित्ति कहते हैं। ये कोशिका भित्ति कहलाएगा। ये कोशिका भित्ति है और इसके अंदर यहाँ पर जो आपको छोटे छोटे से बिंदु दिखाई दे रहे हैं ये केंद्रक है। तो जब प्याज की झिल्ली का आप अध्ययन करेंगे तो इस प्रकार का ही संरचना आपको देखने के लिए मिलती है। सजीवों में कोशिका की संख्या, आकृति एवं आकार में विभिन्नताएं होती हैं। प्रत्येक जितने भी सजीव हैं सब में एक ही प्रकार से कोशिकाएं नहीं मिलती हैं, संख्या एक ही नहीं होती है। अगर आप देखेंगे अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं और उनकी संख्या और उनका आकार हो सकता है। तो इसके आधार पर कोशिका की संख्या, कुछ जीवों में जो जीव होते हैं वो एक ही कोशिका से बने हुए होते हैं और कुछ जीव होते हैं जो एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। तो वह जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से बना होता है उन्हें हम बहुकोशिक जीव कहते हैं या फिर मल्टी सेलुलर। यहाँ पर मल्टी का मतलब होता है अनेक
और सेलुलर का मतलब होता है कोशिका। यानी कि एक से अधिक कोशिका। अनेक कोशिकाओं से जिनका शरीर बना हुआ होता है उन जीवों को हम बहुकोशिक जीव कहेंगे। इसी प्रकार से छोटे जीव जिनमें कोशिकाओं की संख्या कम होती है, यदि उसमें एक ही कोशिका पाई जाएगी तो हम उसको एक कोशिकीय जीव कहेंगे, जैसे कि अमीबा में होता है। तो जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उन्हें हम यूनिसेलुलर कहते हैं। यूनि यानी कि एक और सेलुलर मतलब कोशिका, यानी कि एक कोशिकीय जीव। एक कोशिक जीव भी वह सभी आवश्यक क्रियाएं करता है जो बहुकोशिक जीवों द्वारा की जाती है, यानी कि वो सभी प्रकार की क्रियाएं होंगी जो बहुकोशिक जीवों में होती हैं। उनमें जितनी भी क्रियाएं होती हैं, जैविक क्रियाएं, वो सभी एक ही कोशिका के अंदर संपन्न होती हैं, जैसे कि अमीबा में होता है, पैरामीशियम में होता है। तो आप इनका यदि चित्र देखें तो ये चित्र है आपके सामने, ये अमीबा का चित्र है और यहाँ पर पैरामीशियम का चित्र है। तो ये दोनों ही एक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और इसके अंदर जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो सभी इसी कोशिका के अंदर संपन्न होंगी, चाहे वो उत्सर्जन हो, चाहे वो श्वसन हो, उत्सर्जन हो, पाचन हो, सभी क्रियाएं एक ही कोशिका के अंदर संपन्न हो जाती हैं। जबकि हाँ बच्चों, हमारा जो शरीर है वो बहुकोशिकीय होता है, यानी कि एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है। तो एक कोशिकीय जीव भी वह सभी आवश्यक क्रियाएं करता है जो बहुकोशिकीय जीवों के द्वारा की जाती है। एक कोशिकीय जीव जैसे कि अमीबा भोजन का अंतःग्रहण करता है और उसको पचाता है, भोजन को अंदर भी लेता है और उसका पाचन भी करता है, और इसके अलावा श्वसन भी करता है, वृद्धि और प्रजनन की क्रियाएं भी इसी कोशिका में संपन्न हो जाती हैं। इसके अलावा अगर हम बच्चों कोशिका की आकृति के बारे में देखें तो सभी जीवों में कोशिका की आकृति भी भिन्न भिन्न होती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ कोशिकाएं यहाँ पर गोल है, कुछ यहाँ पर तर्कुरूपी है और कुछ कोशिकाएं आप देख सकते हैं वो शाखान्वित हैं। तो यहाँ पर उदाहरण लिया गया है गोलाकार, जो कि रक्त की कोशिका का उदाहरण है। यहाँ पर आपको रेड कलर की दिखाई गई है, तो ये रक्त की कोशिकाएं हैं। इसी प्रकार से जो तर्कुरूपी कोशिकाएं हैं, तर्कुरूपी जो किनारे पर नुकीली होती हैं और बीच में मोटी होती हैं। तो इस प्रकार की जो कोशिकाएं हैं, इसमें आप केंद्रक का भाग भी देख सकते हैं। तो इस प्रकार की जो कोशिकाएं होती हैं इनको हम तर्कुरूपी कहते हैं। जैसे कि पेशी कोशिका पेशियों में पाई जाती है, पेशी कोशिका, और इसके अलावा लंबी और शाखान्वित कोशिकाएं भी होती हैं। जैसे कि ये तंत्रिका कोशिका का उदाहरण आपको दिखाया गया है। तंत्रिका कोशिका है ये एक तंत्रिका कोशिका जिसमें ये शाखान्वित है, आप इसमें ब्रांच देख सकते हैं, शाखा देख सकते हैं। तो इस प्रकार की कोशिकाओं को शाखान्वित कोशिकाएं कहा जाता है। तो इसके आधार पर आप बता सकते हैं कि यहाँ पर कोशिकाओं की आकृति भी भिन्न भिन्न होती है। कोशिका का साइज यानी कि उसका आकार, अभी तक आपने देखा कि किस प्रकार से कोशिका जो है वो आकृति में भिन्न भिन्न दिखाई देती हैं, परंतु उनका साइज यानी कि उनका आकार भी भिन्न भिन्न हो सकता है। कुछ कोशिकाएं बहुत छोटी होती हैं, कुछ कोशिकाएं बड़ी होती हैं। कोशिका जो है वो आप इतनी छोटी होती हैं जिन्हें आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, तो उसको हम सूक्ष्मदर्शी के द्वारा अध्ययन करते हैं। परंतु जो कोशिकाएं बड़ी होती हैं उनको आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, जैसे कि शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग के अंडे को आप आंखों से देख सकते हैं और वो एक बड़ी कोशिका है, यानी कि एक सिंगल कोशिका है। जो आप अंडा दिखाई देता है वो केवल एकल कोशिका का उदाहरण है। इसी प्रकार से जो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, उसका साइज 170 mm इंटू 130 mm होता है, यानी कि इतना बड़ा साइज है। आपने मुर्गी का अंडा भी देखा होगा, मुर्गी का अंडा भी हम देख सकते हैं। तो मुर्गी का अंडा अगर आपने उसको बॉईल करके देखा है, उसको उबाल करके देखा होगा, तो उसके अंदर एक सफेद पदार्थ केंद्र के पीले भाग को घेरे हुए होता है। जो सफेद भाग होता है उसको हम एल्ब्यूमिन कहते हैं।
उबलने के बाद ये ठोस में परिवर्तित हो जाता है। किनारी जो होती है उसकी व्हाइट कलर की, सफेद रंग की दिखाई देती है, वो एल्ब्यूमिन होता है। और वो बाद में जब आप उसको बॉईल करते हैं, उबालते हैं, तो वो ठोस हो जाता है। जो पीला भाग होता है उसको हम योक कहते हैं। यह एक एकल कोशिका का भाग होता है। आप इसे बिना किसी उपकरण के, आवर्धक उपकरण के बिना भी आप इसको देख सकते हैं। तो बच्चों, आपने अंडा देखा होगा और आप इसको अच्छे से पहचान भी सकते हैं कि जो सफेद वाला भाग है उसको क्या कहेंगे, एल्ब्यूमिन, और जो बीच में उसका पीला भाग होता है उसको हम योक कहते हैं। और ये एकल कोशिका का ही भाग होता है। कोशिका की संरचना और प्रकार्य। अब भी कोशिका की संरचना किस प्रकार की होती है और उसका प्रकार्य क्या होता है। तो आपने प्याज की झिल्ली में, मैंने इससे पहले भी आपको बताया कि प्याज की झिल्ली का यदि आप अध्ययन करते हैं तो माइक्रोस्कोप में यदि उसका अध्ययन करेंगे तो आपको इस प्रकार से इसमें कंपार्टमेंट दिखाई देते हैं, इस प्रकार के कोष्ठक दिखाई देते हैं। तो इसमें जो सेंटर वाला भाग होता है जिसे हम केंद्रक कहते हैं, और इसके अंदर यहाँ पर जो भाग होगा तरल भाग होता है। जो तरल भाग होता है इसको कोशिका द्रव्य कहा जाता है। कोशिका के अंदर जो तरल भाग है उसको हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो प्याज की कोशिका एक झिल्ली के द्वारा घिरी हुई होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो कोशिका है, यहाँ पर एक झिल्ली भी इसमें है जिसमें केंद्रक अंदर की तरफ है। ये वाला भाग आप देख रहे होंगे। तो इस जो झिल्ली होती है इसको हम कोशिका भित्ति कहते हैं। ये वाला भाग कहलाएगा कोशिका भित्ति। आप देख रहे हैं यहाँ पर मनुष्य की गाल या कपोल कोशिकाएं होती हैं। इसमें ये जो कोशिका है इसके अंदर आप देखेंगे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि जो लिक्विड वाला भाग दिखाया गया है बिंदु से, इसको हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। और यहाँ पर गोल सा जो अंदर की तरफ भाग दिखाई दे रहा है उसको हम केंद्रक कहेंगे। इसी प्रकार से जो बाहर की तरफ भाग आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर लाइन दिख रही है, इसको कोशिका झिल्ली कहते हैं। जो केंद्रक आप यहाँ पर देख रहे हैं जो सेंटर में गोलाकार आकृति का है, इस केंद्रक को भी एक झिल्ली घेरे हुए रहती है। एक कला है इसके चारों ओर, इसको हम केंद्रक कला या फिर केंद्रक झिल्ली कहते हैं। तो इस प्रकार बच्चों, मनुष्य की जो गाल कपोल कोशिकाओं का चित्र है इसमें आप आसानी से देख सकते हैं कि इसके अंदर कोशिका के कौन कौन से भाग दिखाए गए हैं। सबसे बाहर की तरफ कोशिका झिल्ली जो इसका आउटर भाग है, और इसके अंदर एक लिक्विड वाला भाग है यानी कि द्रव्य है, तरल भाग है जिसे हम कोशिका द्रव्य कह रहे हैं। और एक आउटर जो है कि इसके अंदर एक केंद्र में गोल आकृति है जिसे हम का जो बाहरी हिस्सा है उसको हम केंद्रक झिल्ली कहते हैं। कोशिका के मूल घटक कौन कौन से होते हैं, जैसे कि अभी आपने गाल कोशिकाओं में देखा, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। कोशिका द्रव्य यह एक जेली जैसा पदार्थ है। अभी मैंने आपको बताया तरल पदार्थ होता है, तो ये एक जेली जैसा पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच पाया जाता है। कोशिका के अन्य संघटक कोशिकांग कोशिका द्रव्य में ही पाए जाते हैं, यानी कि कोशिका द्रव्य में बहुत सारे कोशिका के अंगक जो होते हैं वो बिखरे हुए होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाए, राइबोसोम इत्यादि। तो ये सभी भाग जो है वो कोशिका द्रव्य के अंदर ही बिखरे हुए होते हैं और ये बाहर की तरफ एक कोशिका भित्ति से घिरे हुए होंगे। इसके अलावा आपने केंद्रक देखा। केंद्रक के भाग जो आपने बीच में सेंटर में गोल सा भाग देखा था, तो उसके कौन कौन से भाग होते हैं। तो ये जो गोल आकृति आप देख रहे थे, अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से ये आपको दिखाई देता है। और इसके अंदर यहाँ पर आपने ये गोल वाला भाग देखा था। इसके अलावा आप इसमें द्रव वाला भाग देखते हैं और इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि गुणसूत्र होते हैं। तो ये बच्चों ये केंद्रक का भाग है जिसमें आप देख सकते हैं जो सबसे बाहर की तरफ जो यहाँ पर झिल्ली दिखाई दे रही है इसको हम केंद्रक
झिल्ली कहते हैं। और जो यहाँ पर अंदर की तरफ आप ये गोल वाला स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इस वाले भाग को, ये जो बाहर भीतर की तरफ है, इस वाले भाग को हम केंद्रिका कहते हैं। इसी तरीके से आप इसमें जो जाल वाला भाग देख रहे हैं जिसमें धागे नुमा संरचना है, इसको हम क्रोमोसोम कहते हैं। और आप इसके अंदर यहाँ पर जो तरल भाग देख रहे हैं, इस तरल भाग को यहाँ पर केंद्रक द्रव्य कहा जाता है। तो इस प्रकार से केंद्रक के मुख्य 4 भाग आप इसमें देख रहे हैं, केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका, क्रोमोसोम और केंद्रक द्रव्य। जीवाणु कोशिका का केंद्रक बहुकोशिक जीवों के केंद्रक के समान सुसंगठित नहीं होता है। बच्चों, सभी कोशिकाएं जो होती हैं उसमें केंद्रक सुसंगठित नहीं होता है। जैसे कि जीवाणु में इसमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, यानी कि जो केंद्रक का सबसे बाहरी हिस्सा जो केंद्रक झिल्ली है वो इसमें अनुपस्थित होती है। तो यानी कि केंद्रक का जो क्रोमोसोम होगा, यानी कि उसका जो गुणसूत्र वाला भाग होगा, वो जो कोशिका द्रव्य होगा उसी में बिखरा हुआ होगा, क्योंकि उसमें केंद्रक के चारों ओर झिल्ली नहीं है। तो इस प्रकार से ऐसी कोशिकाएं जिसमें केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना होता है, यानी कि इसका पूरा केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाता है। केंद्रक सुसंगठित नहीं होगा और केंद्रक के चारों ओर झिल्ली नहीं होगी, तो केंद्रक का मटेरियल यानी कि जो उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं वो सभी उसमें बिखरे हुए होंगे। तो इस प्रकार की जो कोशिकाएं होती हैं उसको हम प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। तो इस प्रकार की कोशिका वाले जीव प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं। जीवाणु, जैसे कि जीवाणु और नीले हरे शैवाल इसका उदाहरण है। इसी प्रकार से जो प्याज की झिल्ली है, गाल की कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं में जो केंद्रक होता है वो सुसंगठित होता है, यानी कि इस प्रकार की कोशिकाएं जो होंगी उसमें केंद्रक सुसंगठित होगा, उसमें केंद्रक कला पाई जाती है और जो है कि वो विकसित रूप में होता है। तो इस प्रकार की कोशिकाओं को हम यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं और ऐसे जीव यूकैरियोट्स कहलाते हैं। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। बच्चों, इस चित्र में आप देख पा रहे हैं कि 2 चित्र आपके सामने हैं, एक पादप कोशिका का और दूसरा जंतु कोशिका का। अब पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में क्या अंतर होता है? तो आप देख रहे हैं इस चित्र में, यहाँ पर कोशिका भित्ति, ये जो पादप कोशिका है इसमें कोशिका भित्ति उपस्थित है, जबकि यहाँ पर कोशिका झिल्ली दिखाई जा रही है। कोशिका भित्ति इस कोशिका का सबसे बाहरी आवरण है। यहाँ पर आपको 2 लेयर्स में इसको दिखाया गया है। तो जो सबसे बाहर आउटर पोर्शन है इसका, जो सबसे बाहर की तरफ वाली लेयर है उसको हम कोशिका भित्ति कहते हैं और जो उसके अंदर वाली लेयर है उसको हम कोशिका झिल्ली कहेंगे। तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इसमें जो कोशिका है वो कोशिका झिल्ली से घिरी हुई है। इसी प्रकार से आप देख रहे हैं यहाँ पर रिक्तिका, यानी कि पादप कोशिका में जो रिक्तिका है ये बहुत बड़ी है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये पूरा पोर्शन जो खाली दिख रहा है ये रिक्तिका है, जबकि जंतु कोशिका में रिक्तिका बहुत छोटी है या फिर नहीं पाई जाती है। इसी प्रकार से केंद्रक इसमें आप देख रहे हैं, तो ये जो है कि आपको अंतर इसमें दिखाई दे रहा है। अगर आप देखें इसके अलावा कोशिका भित्ति, पादप कोशिका में जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। पादप कोशिका में हरित वर्णक यानी कि क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होते हैं। आपने इससे पहले पढ़ा है कि क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायक होते हैं। जो पौधे होते हैं, हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं क्लोरोफिल या फिर क्लोरोप्लास्ट की या हरित लवक की उपस्थिति में। तो इसी प्रकार तो ये पौधों में ही पाए जाते हैं, तो पादप कोशिका में उपस्थित होंगे और जंतु कोशिका में हरित वर्णक उपस्थित नहीं होंगे। कोशिका द्रव्य इसका पतला और रिक्तिका बड़ी होती है, जबकि जो जंतु कोशिका होती हैं उसमें रिक्तिका अनुपस्थित होती है और कोशिका द्रव्य सघन होता है।
इस प्रकार बच्चों आप इन दोनों ही कोशिकाओं में अंतर बता सकते हैं। जो कि फिर से हम देखते हैं, कोशिका, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में कोशिका के भाग अगर हमारे पास कोशिका झिल्ली कहें तो कोशिका झिल्ली पादप कोशिका में उपस्थित होती है, और जंतु कोशिका के चित्र में भी आपने कोशिका झिल्ली देखी थी, तो यहाँ पर भी उपस्थित होती है। कोशिका भित्ति पादप कोशिका में उपस्थित है और जंतु कोशिका में अनुपस्थित है। इसी प्रकार से केंद्रक पादप कोशिका में उपस्थित होते हैं और जंतु कोशिका में भी होते हैं, यानी कि इसमें भी उपस्थित। केंद्रक झिल्ली पादप कोशिका में होती है और जंतु कोशिका में भी होती है। कोशिका द्रव्य पादप कोशिका में भी उपस्थित होगा और जंतु कोशिका में भी होता है। इस तरह से प्लास्टिड या हरित लवक जो होते हैं ये पादप कोशिका में उपस्थित होते हैं और जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाए जाते हैं। रिक्तिकाएं पादप कोशिका में बड़ी होती हैं, आपने अभी देखा था, तो यहाँ पर उपस्थित होती हैं, और जंतु कोशिका में या तो बहुत ही छोटी होंगी या फिर नहीं पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से आप इसमें इसकी तुलना कर सकते हैं। तो बच्चों हमने आज चर्चा की अधिकतर जीवों में छोटी संरचनाएं दिखाई देती हैं जिन्हें अंग कहते हैं। सभी अंग और भी छोटे भागों से मिलकर बने होते हैं। किसी जीव की सूक्ष्मतम जीवित रचना को कोशिका कहते हैं। जो सूक्ष्मतम रचना होती है वो कोशिका होती है। जैसे मैंने बताया हमारा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, इसीलिए हम कोशिका को जीवधारियों के शरीर की संरचनात्मक इकाई कहते हैं, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो हम इसमें एक शब्द लिख सकते हैं, ये हमारे शरीर की संरचनात्मक इकाई है। ये संरचनात्मक इकाई है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको संरचनात्मक इकाई कहेंगे। सर्वप्रथम कॉर्क की कोशिकाओं की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। कोशिकाओं की विविध आकृतियां, साइज परिलक्षित होते हैं। विभिन्न जीवों में कोशिकाओं की संख्या भी अलग अलग होती है। कुछ कोशिकाएं बहुत बड़ी होती हैं जिन्हें हम अपनी नग्न आंखों से देख सकते हैं, जैसे कि मुर्गी का अंडा, यानी कि इसको हम अपनी आंखों से देख पाएंगे। कुछ जीवों में मात्रा एक कोशिका के, अन्य जीव अनेक कोशिकाओं से बने होते हैं। एक कोशिका जीव में एकल कोशिका ही सभी मूलभूत कार्य करती है, यानी कि जितने भी कार्य होंगे सब एकल कोशिका में ही संपन्न होंगे। बहुकोशिकीय जीवों में विशिष्ट कोशिकाओं के समूह द्वारा संपादित होती है। जो बहुकोशिकीय जीव होंगे उसमें बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, तो इसमें समूह होता है अलग अलग कोशिकाओं का, जिन्हें हम ऊतक भी कहते हैं। जब बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिलती हैं तो वो ऊतक बनाती हैं, जिनकी संरचना और उत्पत्ति समान होती है और उनके कार्य भी समान होते हैं। तो कोशिकाओं का जो समूह बनेगा उसको हम ऊतक कहते हैं। तो जो बहुकोशिकीय जीव होंगे उसमें विभिन्न कार्य अलग अलग कोशिकाओं के समूह द्वारा किए जाते हैं। कोशिकाओं के 3 मुख्य भाग होते हैं, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य जिसमें छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं, और केंद्रक। केंद्रक और केंद्रिका द्रव्य को केंद्रक झिल्ली अलग करती है। कोशिका जिसमें सुसंगठित केंद्रक नहीं होता है, अर्थात केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, वह प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। इसके अलावा पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न है, क्योंकि कोशिका झिल्ली के बाहर कोशिका भित्ति होती है। पादप कोशिका में आपने पढ़ा कि उसमें कोशिका भित्ति होती है और जंतु कोशिका में नहीं होती है। रंगीन संरचनाएं जिन्हें प्लास्टिड कहते हैं केवल पादप कोशिका में ही पाए जाते हैं। आपको पता है हरित लवक केवल पादप कोशिका में ही होते हैं। तो हरे जो प्लास्टिड होते हैं जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है उन्हें हम क्लोरोप्लास्ट कहेंगे। पादप कोशिका में एक बड़ी केंद्रीय रिक्तिका होती है, जबकि जंतु कोशिका में ये छोटी होती है या फिर नहीं होती है। तो बच्चों जितना भी हमने पढ़ा उसके आधार पर हम मूल्यांकन करेंगे कि हमने कितना सीखा।
पहला आपके पास प्रश्न है, निम्न कथन सत्य है अथवा असत्य। एक कोशिकीय जीव में एक ही कोशिका होती है, क्योंकि एक कोशिकीय जीव है तो उसमें एक ही कोशिका होगी, तो ये सत्य होगा। आप ट्रू पर लगाएंगे। पेशी कोशिका शाखान्वित होती है, तो आपने पढ़ा था पेशी कोशिका, आपने चित्र में देखा शाखान्वित नहीं थी, तर्करूपी थी, तो इसमें आप फॉल्स पे टिक लगाएंगे। किसी जीव की मूल संरचना अंग है, जो मूल इकाई होती है वो कोशिका होती है, तो आप इसको फॉल्स कह सकते हैं। अमीबा की आकृति अनियमित होती है, आपने देखा अमीबा अनियमित आकृति का है, तो आप इसको ट्रू कहेंगे। अगला प्रश्न है, मुर्गी का अंडा कैसी कोशिका है? एकल कोशिका, कोशिकाओं का समूह, बहुकोशिका, एक कोशिक। तो इसका आंसर है एकल कोशिका। अमीबा कैसा जीव है? एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है, तो आप इस पर टिक लगा देंगे। तो बच्चों, इस प्रकार से आपने आज कोशिका के संबंध में बहुत सारी जानकारियां प्राप्त करी, जिसमें आपने देखा कि कोशिका की खोज किस प्रकार से हुई। रॉबर्ट हुक ने 1665 में किस प्रकार से कोशिका की खोज की, उसके अंदर कौन कौन से अंग पाए जाते हैं, कोशिका कितने प्रकार की होती हैं, संख्या के आधार पर, आकार में किस प्रकार से भिन्न होती हैं, संख्याएं किस प्रकार से भिन्न होती हैं, फिर कोशिका के अंदर किस प्रकार से जीवों में क्रियाएं होती हैं, एकल कोशिका में जो एक कोशिका होगी उसके अंदर किस प्रकार की क्रियाएं हो रही हैं, बहुकोशिकीय में अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं का समूह किस प्रकार से क्रिया कर रहा है। इसके अलावा आपने कोशिका के भाग, कोशिका की संरचना के बारे में भी अध्ययन किया। आज की कक्षा में हमने जितना भी सीखा, मैं आशा करती हूँ कि वो सभी आपको समझ में आ गया होगा। और बच्चों, आप इसका पुनः अध्ययन करेंगे। तब तक मुझसे जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।